एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं उद्यतन सूरि, जैनाचार्य, मेरुतुंग, दामोदर शर्मा, हेमचंद्र। तो बताना है आपको कुवलयमाला कथा किसकी रचना है। तो यह उद्यतन सूरि की रचना है। उद्यतन सूरि की रचना है। अब आपसे पूछा जाता है, अब आप यहाँ पे ऑप्शन है तो ध्यान दीजिएगा। जैनाचार्य मेरुतुंग की जो रचना है वो प्रबंध चिंतामणि है। कौन सी है? तो प्रबंध चिंतामणि है, याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। हेमचंद्र की क्या है? तो कुमारपाल चरित है। कुमारपाल चरित है, ठीक है। आप देखेंगे दामोदर शर्मा की, तो इनकी है उक्ति व्यक्ति प्रकरणम, ठीक है। इनको भी आप याद रख लीजिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरणम। ये रहे आपके चारों ऑप्शन। आपको बताना चाहेंगे कि 75 प्रश्न है। अगर आप ध्यान देंगे तो 150 प्रश्न से कम आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। आइए, ये रहा आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है क्या है? इसमें किसका संकलन किया गया है? पहेलियों का संकलन, मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजन परक रचना। तो आपको बताना है जो खुसरो की खालिक बारी है, इसमें क्या है? तो फारसी हिंदी शब्दकोश है। आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का ये रहा तीसरा। किसी समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीवन और परमात्मा के संबंध में रूपक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। तीसरे नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, मानने वाले विद्वान हैं शिव प्रसाद सिंह। यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये पदावली को जीवन और परमात्मा का संबंध का रूपक माना है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। मैंने गलती से सी ऑप्शन क्लिक कर दिया, जिसके लिए क्षमा चाहेंगे। आइए देखते हैं, विद्यापति की जो पदावली है वो अत्यंत क्या है? पदावली के लिए ही तो ये विद्यापति कहलाए, मैथिल कोकिल। तो यह अत्यधिक प्रसिद्ध है विद्यापति किसके लिए? पदावली के लिए। अब एक चीज़ और आप याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को सिंगार रस सिद्ध वाक कवि कहा है। आप नोट कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न है आज का चौथा प्रश्न। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राचड़, मैं, पैसाची, मागधी और अर्धमागधी। सिंधी, तो ये माना जाता है ब्राचड़ अपभ्रंश से। आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सिंधी भाषा सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है। ऑप्शन बनेगा तो आप याद रखिएगा, है ना। और आप देखेंगे इनकी जो अपनी लिपि है, ठीक है, इनकी जो ब्राचड़ की अपनी लिपि है, इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को लंडा कहते हैं। और गुरमुखी और फारसी में भी यह लिखी जाती है। आप एक चीज़ आप याद रखेंगे, अर्धमागधी है। अर्धमागधी से जो है कि विकास हुआ है, आप याद रखेंगे। पूर्वी हिंदी, मागधी, अर्धमागधी से निकला है पूर्वी हिंदी। और मागधी से कौन सा निकला है? तो ध्यान देंगे तो मागधी से बिहारी निकला है, बिहारी हिंदी। और आप देखेंगे तो बंगाली, उड़िया, असमिया, विभिन्न भाषाओं का विकास हुआ है। चलिए, और ये देखेंगे आप 5 नंबर का, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोंगरी, संथाली, बोडो, भोजपुरी। तो ये 5 नंबर में आप याद रखेंगे, भोजपुरी भाषा नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो याद रखेंगे, उपसर्ग निकालने के बाद वाक्य शुद्ध बचता है। तो अप, मान, अप, यस, अप, राध, मति, अप, मति, अपराध। ये राध कोई शब्द, यहाँ पे मान शब्द बच रहा है, यस बच रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि 6 में आपका बी ऑप्शन होगा, जिसमें उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही, कुली, कुतुब शाह, इंशाल्लाह खां, सैयद हुसैन अली। 7 नंबर के प्रश्न में तो ये हैं मुल्ला वजही। सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई। ए ऑप्शन आपका सही है, इजी प्रश्न है। एक चीज़ आप याद रखेंगे
जो स्थापना हुई वह 4 मई को हुई है, 4 मई 1800 ईस्वी। क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, 10 मई दे देगा, 10 जुलाई दे देगा ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे। और स्थापना किसने की थी? वो किए थे वेलेजली, मार्क्वेस वेलेजली। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब आप जो है कि इस कॉलेज में खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ था। यहाँ पे देखेंगे अंदर से 2 शिक्षक काम कर रहे थे, सदल मिश्र और लल्लू लाल, ये दोनों थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर। 9 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे, आपका बी ऑप्शन सही होगा। बेकसी का मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है, बेकसी का मजार। इसका प्रकाशन जो हुआ है वो आप नोट कर लीजिएगा। ये हुआ है 1957 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो 1957 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है इन्हीं का, अगर इनका देखेंगे कुछ अन्य, तो इस इनके अन्य उपन्यास में है, जैसे विदा है, विजय विपथगा और वंदिता, विश्वास की वेदी पर। ये कुछ रहे इनके इम्पोर्टेंट। चतुरसेन शास्त्री बहुत बार पूछे जाते हैं। इनके जो है कि उपन्यास है हृदय की परख, व्यभिचार, वैशाली का नगर वधू, सोमनाथ, वयम रक्षाम, बिना चिराग का शहर। यहाँ पे देखिए विष्णु प्रभाकर हैं, इनका ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, संकल्प, संस्कार। अमृतलाल नागर हैं, नागर जी को सभी जानते हैं। इनका महाकाल है जिसका प्रकाशन 1947 में हुआ। बुध और समुद्र है, सुहाग के निपुर, अमृत और विष, और मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, पीढ़ियाँ, कुछ इनके इम्पॉर्टेंट उपन्यास रहे। अब चलिए देखिए, ये रहा प्रश्न है आपका, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर से। तो 10 नंबर के प्रश्न में सबको पता है कि प्रथम संपादक यही थे बाबू श्याम सुंदर दास। और ये 1 जनवरी 1900 ईस्वी को निकला था। सबसे पहले कब निकला था? तो 1 जनवरी। यहाँ पे डेट भी याद करिए क्योंकि बदलते परीक्षा पैटर्न में पूछा जा सकता है। 1900 को निकला था। याद रखेंगे, सरस्वती पत्रिका का जो नामकरण हुआ वह चिंतामणि घोष ने किया था। चिंतामणि घोष को भी आप याद रखेंगे। और सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे सबसे पहले थे कौन थे? तो श्याम सुंदर दास जी थे। श्याम सुंदर दास थे पहले संपादक। और ये संपादक कब तक किए? तो 1900 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक किए थे। कब किए थे? 1902 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके बाद लिए 1903 से कब तक किए? 1920 तक किए महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद किए थे पन्नालाल पुन्नालाल बख्शी 20 के बाद। कब किए? 21 से 25 तक, 21 से 25 तक ये किए। इसके बाद देवीदत्त शुक्ल किए 25 में। फिर आगे देखेंगे लास्ट में एकदम किए थे 1935 से 45 तक उमेश चंद्र मिश्र। ठीक है, आगे देखिए, अब चलेंगे अगला प्रश्न। काव्य हेतु, यहाँ पे प्रश्न है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रगाढ़ पंडित। 11 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा, तो क्या है? प्रगाढ़ पंडित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। और 3 काव्य हेतु हैं। पहला प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। याद रखिएगा, काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे है, आप ध्यान दीजिए। इनमें से कौन मनोविश्लेषण वाद से जुड़े विचारक नहीं है? एडलर, फ्रायड, युंग, सात्र। 12 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे सात्र। सात्र मनोविश्लेषणवाद से क्या है? विचारक नहीं है, मनोविश्लेषणवाद के विचारक नहीं है। अब आगे देखेंगे आप, यहाँ पे एडलर भी हैं, युंग भी हैं, फ्रायड का आपने सुना होगा, एक बार हिंदी में यहाँ से 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था ग्रंथियों के बारे में, जो आप मनोविज्ञान में पढ़े होंगे। तो फ्रायड को भी आप याद रखेंगे, तो इनको आप पहले से पढ़े भी होंगे। चलिए, ये रहा 13 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रुद्रट, दंडी, वामन और अप्पय दीक्षित। 13 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, वामन है, आपका सी ऑप्शन सही होगा। वामन को माना जाता है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा आप, वामन काव्य गुण को मूल तत्व के रूप में मानते हैं, काव्य के गुण को मूल मानते हैं, मूल गुण मानते हैं। और
एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पे दंडी है। दंडी कितने गुण मानते हैं? इनके गुणों की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। और वामन कितना मानते हैं? तो 20 गुण मानते हैं। कितने गुण मानते हैं? 20 गुण मानते हैं। आगे चलेंगे और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, वामन ने 3 गुण को मूल रूप से स्वीकार किया है, जिसमें माधुर्य, ओज और प्रसाद है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप, वैदर्भ, वैदग्ध, भंडी, भड़ित किसका सूत्र है? कुंतक का, भोज का, राजशेखर का, पंडित जगन्नाथ का। 14 नंबर के प्रश्न में तो यह कुंतक का है। किसका है? कुंतक का है। चलिए वक्रोक्ति को मिलाकर कुल उपभेद, भेद कुल मिलाकर 6 वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। कुंतक ने 6 भेद माने हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें वर्ण विन्यास वक्रता है, वाक्य वक्रता है, प्रकरण वक्रता है, पद पूर्वार्ध वक्रता है, प्रबंध वक्रता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप 15 नंबर के प्रश्न को। हठयोग, हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित में से कवियों में से किस पर पड़ा है? हठयोग आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर में। स्वयंभू, घाघ भंडरी, गोरखनाथ, अच्छहमाण। तो ये सी ऑप्शन, कहीं अद्धहमाण दिया था, कहीं अच्छहमाण भी दिया होगा। तो यह गोरखनाथ का है। और कौन सा है? तो यह हठ योग का प्रभाव। गोरखनाथ से ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा। जब आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। और नाथ संप्रदाय के भी संस्थापक गोरखनाथ हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो भी जो है कि पीताम्बर दत्त बरखवाल ने जो है रिसर्च किया था। गोरखनाथ की कुल 14 रचनाएं बताए हैं। कितनी ग्रंथ बताए हैं? तो 14 ग्रंथ बताए हैं। और जिसका संपादन किए थे पूरा एकत्र करके, उसका नाम पड़ गया था गोरखबानी। आपसे पूछा जाएगा गोरखबानी का संपादन कार्य किसने किया था? तो पीताम्बर दत्त बरथवाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सिद्धांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। विसंगति बोध, लोकमंगल की साधनावासा, हृदय की मुक्तावसा, विरुद्धों का सामंजस्य। जब चिंतामणि भाग 1 पढ़े होंगे तो ये निबंध सारे आप इनमें पढ़ लिए होंगे। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो ये नहीं है विसंगति का बोध। बाकी लोकमंगल की साधनावासा, हृदय की मुक्तावस्था, विरुद्धों का सामंजस्य, ये सारे पाए जाते हैं। अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, 17 नंबर का प्रश्न है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती? समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन, कार्य संकलन। 17 नंबर के प्रश्न में तो प्रभाव संकलन की गणना नहीं की जाती। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदू जात की अवधारणा, हिंदू जात की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, नरेंद्र या भगीरथ मिश्र। 18 नंबर में तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा की एक पुस्तक है लोक जागरण और हिंदी साहित्य, उसी में इन्होंने कहा है। ठीक है, हिंदू जाति की अवधारणा। नेक्स्ट चलेंगे 19 नंबर का प्रश्न है भाषा और संवेदना के लेखक हैं जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमेश शाह, विजयदेव नारायण शाही। तो यहाँ पे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी की कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। हिंदी नवलेखन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी साहित्य और संवेदना, जिसे आप देखे हैं भाषा संवेदना। अगला देखेंगे, यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर दिए गए हैं। तो जगदीश चंद्र गुप्त हैं, सॉरी मैंने माथुर पढ़ दिया। नई कविता और शक्ति और सीमा इन्हीं की है। नई कविता, स्वरूप और समस्याएं भी इन्हीं का है। यह मिलते जुलते रचना, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे रमेश चंद्र शाह हैं, इनकी रचना है छायावाद की प्रासंगिकता, और दूसरी की है समानांतर, ये भी कई बार पूछी है, और एक वागर्थ है। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता। 20 नंबर के प्रश्न में सबको पता है नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। आप देखेंगे इनका जो प्रकाशन हुआ है वह 1886 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हैं लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता की जो प्रसिद्ध है, पूछी जाती है ना, आदर्श दंपत्ति, आदर्श हिंदू। यहाँ पे ठाकुर जगमोहन सिंह है, श्यामा स्वप्ना, इनका पूछा जाता है बहुत बार, मिलान करने में इनके प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ पे हैं आपके राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास का है निसहाय हिंदू। चलिए अगला प्रश्न है अंगद के पाँव के, अंगद का पाँव के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई, धर्मवीर भारती, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल। 21 नंबर के प्रश्न में तो अंगद के पाँव के लेखक हैं श्री लाल शुक्ल।
चलिए, ये रहा 21 नंबर का प्रश्न। आप सबको शरद जोशी देखेंगे, इनकी है जीप पर सवाल इल्लियाँ और यत्र तत्र सर्वत्र, जो मिलती जुलती रचनाएं हैं श्रीलाल शुक्ल से। आगे देखेंगे हरिशंकर परसाई जी के हैं, पगडंडियों का जमाना, बसुड़ की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घी से, कहत, कबीर। तो तुलसी और कबीर पे दोनों पे इन्होंने व्यंग्य किया है। अब चलेंगे, ये रहा 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? परती परिकथा, झूठा सच, मैला आंचल, गोदान। 22 नंबर के प्रश्न में तो ये है मैला आंचल, जिसका प्रश्न प्रकाशन हुआ है 1954 ईस्वी में। कब हुआ है? 1954 ईस्वी में। इनके जो है कि कुछ पात्र और हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं और जान सकते हैं ना। देखिए, 22 नंबर के प्रश्न में मैला आंचल के जो पात्र हैं वो बहुत ही, जैसे कभी कभी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है कि मुख्य पात्र कौन सा है, डॉक्टर है या कमली है। कमली दो पात्र हैं, ये भी आप याद रखें। एक तो कमली नदी है जो पूर्व दिशा में, ये भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। कमली नदी है, एक कमली पात्र है। बहुत जो है कि कई कम्युनिस्ट पार्टियों की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब आप यहाँ पे गोदान को आपने पढ़ा होगा, झूठा सच भारत पाक विभाजन पे है, परती परिकथा भी इन्हीं का है, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में रेडू जी ने किया था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 23 नंबर का। ये रहा, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? कृष्णा सोपती, राजी सेठ, मधु काकरिया, महाश्वेता देवी। 23 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा, तो ये महाश्वेता हिंदी की नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा है कहाँ की, तो ये बांग्ला की कथाकार हैं। कहाँ की है? तो बांग्ला की कथाकार है। और ये ज़्यादातर जो इनकी रचना है वह अनुसूचित साहित्य केंद्र में रखकर है। जैसे भारत के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जातियां, दलित वर्ग, जनजातियों पे इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। अब आप देख पा रहे होंगे महाश्वेता जी को, तो महाश्वेता जी की कुछ रचना भी आप नोट कीजिए। अग्नि गर्भ, ईंट के ऊपर ईंट, उम्र कैद, बनिया बहू। इसके बाद देखेंगे इसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ है बनिया बहू का। अब आप देख पा रहे हैं कृष्णा सोपती, तो कृष्णा सोपती बादलों के घेरे, दादी अम्मा, अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली जो है राजी सेठ की है। तीसरी हथेली अंधे मोड़ और तीसरी हथेली राजी सेठ की है। यह कहानी नहीं, एक तो कहानी मनु भंडारी की है, यह एक कहानी, और यह है इनकी है, यह कहानी नहीं है। राजी सेठ की क्या है? यह कहानी नहीं है, जिसका प्रकाशन हुआ है 1998 ईस्वी में हुआ है। आप नोट करते चलिएगा, धीरे धीरे आप अपने दिमाग को चारों तरफ घुमाइए। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। 24 नंबर में तो यह है वैराग्य संदीपनी, आपका ए ऑप्शन सही हुआ। अब आपके स्क्रीन पे है 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पे, और आप ध्यान दीजिए। राष्ट्रकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो सबको पता है कि 25 नंबर में आप जानते हैं सूरदास ने की है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो राष्ट्रकूट पद है वह इनकी रचना है। वहाँ पे साहित्य लहरी कौन सी है? साहित्य लहरी, उसी में इन्होंने किया है। अब ये सूरदास की रचना है, ये आपने जाना। अब साहित्य लहरी का जो प्रकाशन हुआ है वो 1550 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1550 ईस्वी में हुआ है। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, इसमें टोटल 118 दृष्टिकूट पद हैं। कितने पद हैं? तो 118 पद हैं। चलिए, और इसमें एक चीज़ है कि क्या क्या इसमें है, तो अर्थ गोपन शैली में यह लिखा गया है। दूसरा है राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। अलंकार, नायिका भेद, ठीक है। और सूरदास की कुल 25 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें तीन अभी तक आप देख पाए होंगे। अधिकांश तीन ही रचना जो प्रमाणिक है वो विद्वानों ने माना है, जैसे सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी को प्रमाणिक माना गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सूरसागर के रचनाकार है लल्लूलाल, सदलमेश, बाबू हरिश्चंद्र, मुंशी सदा सुखलाल नियाज। 26 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा, तो लल्लूलाल हैं सूरसागर के रचनाकार। अगला प्रश्न है, बालाबोधनी मासिक पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो प्रश्न इजी है वहाँ समय नहीं गंवाएंगे, है ना। अब आप एक चीज़ और याद रखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र की यहाँ पे पूछा जाता है कौन सी पत्रिका है, तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है।
आप एक और पूछा जाएगा आपसे, सारे ऑप्शन को आप देख लीजिए। राधाचरण गोस्वामी जी की कौन सी पत्रिका है? तो ये है वृंदावन। कौन सी है? वृंदावन, नोट कर लीजिएगा। अब बचे आपके जो है प्रताप, हम सभी लोग हो गए। ठाकुर जगमोहन सिंह की देख लीजिए। ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह की जो पत्रिका तो नहीं है, है ना। चलिए इनका छोड़ देते हैं। चलिए बाकी तीन लोगों का आप याद रखिएगा। एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न आपकी समझ आया है। जय वर्धमान है, एक जयवर्धन है। तो जय वर्धमान पूछा जाएगा तो राम कुमार वर्मा का होगा। किसका होगा? राम कुमार वर्मा का होगा। जब जय वर्धमान पूछा गया, अब जयवर्धन पूछा जाएगा तो यह जैनेन्द्र का होगा। दोनों नोट करो आप सभी लोग, है ना। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का। यहाँ पे देखेंगे मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार की है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आप सभी को पता है, आपने पढ़ा भी होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, जो है कि लिखी गई है किस? झांसी की रानी के ऊपर। अब आप चलेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का। चक्कर क्लब, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अमृतलाल नागर, नगेंद्र, यशपाल, बालमुकुंद गुप्त। 30 में तो याद रखेंगे चक्कर क्लब किसका है? तो यशपाल की रचना है। बात बात में बात, ये भी इन्हीं का है, निबंध है, याद रखेंगे। गांधी की 100 परीक्षा भी इन्हीं का है। अमृतलाल नागर का आपने सुना ही होगा, बहुत सारी रचनाएं। खंजन नयन, मानस का हंस। नगेंद्र जी को देखेंगे तो विचार और अनुभूति है इनका। बालमुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है। एंटर चेखो एक इंटरव्यू किसकी रचना है? रणवीर रांगरा, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, राजेंद्र यादव, प्रभाकर। 31 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा राजेंद्र यादव, सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है। एहि रूप कसति और सिऊ, एहि रूप त्रिभुवन कर जीव। पंक्ति किसकी है? ये बताना है। तो किसकी है पंक्ति? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, हृदयनाथ, कुतुबन। 32 नंबर के प्रश्न में यह हृदयनाथ की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो आप याद रखेंगे हृदयनाथ की पंक्ति है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यह विवादित प्रश्न रहा है, इस पर सामान्य सामान्य अंक सबको मिले थे, है ना। तो आप याद रखिएगा। एक चीज़ आप याद रखेंगे, यह जो पंक्ति है भक्ति काल के सूफी काव्यधारा मंझन कृत मधुमालती की है। मैंने गलती से हृदय ये लगा दिया था, तो आप याद रखेंगे। आयोग इस प्रश्न को बाहर कर दिया है ना, स्टार लगा दीजिए। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात। ये किस कवि की काव्य पंक्ति है? सूरदास, चतुर्भुज दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, हरिदास। तो ये चतुर्भुज दास की पंक्ति है। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि हैं। और सूरदास की पंक्ति है, आप सबको पता है। शोभित कर नवनीत लिए, कुटुरवन चलत ऋण तन मंडित मुख दधि लेप की। कुंभन दास संतन को कहाँ सीकरी, आवत जात पने ये टूटे, बिसर गए हरिनाम। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 34 नंबर का प्रश्न है। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रही वृष्टि। ये काव्य पंक्ति किस कवि के? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर। 34 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यह पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति बार बार पूछी जाती है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ठीक है। महादेवी वर्मा की एक पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिक्षण प्रतिफल। रामधारी सिंह दिनकर का है। फावड़े और हल राजदंड बनने को। ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। कमलेश्वर की कहानी नहीं है। राजा निर्वसिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। 35 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे एक और जिंदगी, इनका नैया मोहन राकेश का है। किसका है? तो मोहन राकेश जी का है। ये आप याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। चलिए कमलेश्वर की जो रचना है उसमें से आप नोट करेंगे। ये तो है मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, राजा निर्वसिया, जो आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद नागार्जुन, अमृतलाल, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह। तो यह है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब चलेंगे आप जो है कि 37 नंबर के प्रश्न पे।
ये रहा आपके समक्ष 37 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे इनमें से कौन सी कृति वृंदावलाल वर्मा की नहीं है? वृंदावलाल वर्मा की है। गोदान, भुवन विक्रम, चित्रलेखा, यही सच है। तो यही सच है, किसकी है? सबको पता है, गोदान प्रेमचंद की है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है, और यही सच है। यही सच है, बताइए सभी लोग। तो आप याद रखेंगे भुवन विक्रम इनकी है, बाकी ये तीनों रचनाएं इनकी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यही सच है मन्नू भंडारी जी का है, जिसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ है, नोट कर लीजिएगा। इनमें से जीवनी परक उपन्यास नहीं है। खंजन नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिट या भूले बिसरे चित्र। 38 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे भूले बिसरे चित्र, यह किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का है, और जीवनी परख नहीं है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जीवनी परख में आता है मानस का हंस, इसके बाद खंजन नयन, ये दोनों आते हैं। दोनों जो है कि किसके हैं? तो अमृतलाल नागर के हैं। और एक देखेंगे यहाँ पे दिया है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया जो है उसे आप नोट कर लीजिएगा, 1999 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और यह किसका है? तो यह है गिरिराज किशोर का है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका के जो उनका जीवन यापन था, जीवन संघर्ष था, उसी को इसमें दिखाने का प्रयास लेखक किया है। अगला प्रश्न है, आप याद रखिएगा, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात। तो 39 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे रत्ना की बात अधूरा नहीं है, डी ऑप्शन याद रखेंगे। रत्ना की बात जो है यह रांगे राघव का है। किसका है? रांगे राघव जी का है, ठीक है। और ये रत्ना की बात का जो प्रकाशन हुआ है 1954 ईस्वी में हुआ है। अब आप देखेंगे इरावती जयशंकर प्रसाद का है। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का है। किसका है? प्रेमचंद का। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किसका है? ये प्रश्न पूछा जाए। कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी, मैत्री पुष्पा, पद्मा सचदेवा। तो ये है लगता नहीं दिल मेरा ओ कृष्णा, तो ये कृष्णा सोबती, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहाँ पे प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंधों का संग्रह। आप इन्हें पक्का नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आइए हम चलते हैं, करने का कार्य करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तुम चंदन हम पानी, इसका प्रकाशन हुआ है 1975 ईस्वी में। इसके बाद है मैंने सील पहुंचाई, 1966 ईस्वी में। तमाल के झरोखे, 1981 ईस्वी में। शिशिर की याद आई, इसका प्रकाशन हुआ है 1995 ईस्वी में। आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार ही आपको यहाँ बताना है आगे के निबंधों का सही अनुक्रम क्या है। तो 42 नंबर के प्रश्न को आप याद रखेंगे, लिखते हैं, हम चलेंगे, देखने का कार्य करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ त्रिशंकु है। त्रिशंकु का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो 1945 ईस्वी में हुआ है। अब धार और किनारे, धार और किनारे का कब हुआ है? इनका हुआ है 1982 ईस्वी में। अंतरा, अंतरा है 1975 में। अब आप देखेंगे आत्मनेपद 1960 में। तो सबसे पहले कौन आएगा? आप देख पा रहे होंगे त्रिशंकु आएगा। कौन सा आएगा? त्रिशंकु 45। इसके बाद आ जाएगा 60, इसके बाद आ जाएगा 75, इसके बाद आ जाएगा 82। तो डी ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। सारे उपन्यास अज्ञेय जी के, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 43 नंबर का। प्रकाशन काल के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही क्रम है। इलाचंद जोशी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 43 नंबर का प्रश्न। आइए सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर पे, ऊपर से ही देखने का कार्य करते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1946 ईस्वी। जिप्सी, जिप्सी का प्रकाशन हुआ है 1952 ईस्वी। यह है जहाज का पंछी, जहाज के पंछी का कब हुआ है? तो 1954 ईस्वी में। अब रहा कवि और प्रेयसी, कवि और प्रेयसी का प्रकाशन हुआ है 1976 में। सबसे लास्ट में यही आएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही है, यही सही भी है ना। चलिए अब रहा ये नेक्स्ट प्रश्न है, आप याद रखेंगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम बताना है। और ये सारी रचनाएं अलग अलग लेखकों की है ना। अभी ऊपर आपने दोनों देखा सेम लेखक की थी। अब आपको बताना है, अब बताएंगे आप अनामिका। अनामिका सबसे पहले याद रखिएगा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, 1923 में। सबसे पहले यही है 23 में।
इसके बाद पल्लव आएगा, पल्लव का 1928 है। इसके बाद लहर आएगा, लहर 33 में है। अब बचेगा नीरजा, नीरजा का है जब 1934 ईस्वी में। तो आप देख पा रहे हैं अनामिका पहले आ गया, तो आपका डी ऑप्शन सही भी हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों, अलग अलग लेखकों के नाटक भी यहाँ पे दिए गए हैं। एक चीज़ आप याद रखेंगे, अलग अलग नाटक नहीं है, ये सारे नाटक किसके हैं, तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है। इनके भी नाटक बहुत पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कर्फ्यू, जिसका प्रकाशन हुआ है 1972 ईस्वी में। मादा कैप्टस का प्रकाशन कब हुआ है, यह है 1959 ईस्वी। इसके बाद देखेंगे सूखा सरोवर का प्रकाशन हुआ है 1960 ईस्वी में। मिस्टर अभिमन्यु, इनका हुआ है 71 में। कब हुआ है, 71 में, 1971 में। अब आप सभी लोग क्रम से लगा के हमें बताएं कि कौन सा सही है। देख पा रहे होंगे आप, सबसे पहले आएगा मादा का एक टप, 59 का है ना। चलिए तो यही रहेगा, मादा कैप्टस सबसे पहले रहेगा, फिर सूखा सरोवर आ जाएगा। ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। समय न बर्बाद करते हुए सीधा चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा 46 नंबर का प्रश्न। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आपको पूरा देखना भी चाहिए। चलिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रामविलास शर्मा की ग्रंथों का सही अनुक्रम। हिंदी जगत में जितने जरूरी और महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उतने ही रामविलास शर्मा, इनकी भी समीक्षा बहुत है लोगों पे। चलिए बताइए कौन सा है। तो सबसे पहले देखेंगे, हम यहाँ से ही देख लेते हैं। आस्था और सौंदर्य, इसका प्रकाशन हुआ है 1961 में। आप देखेंगे नेक्स्ट है भारत की भाषा समस्या। भारत की भाषा समस्या का प्रकाशन हुआ है 1965 ईस्वी में। अगला देखेंगे निराला की साहित्य साधना भाग 1, 1969 ईस्वी। नई कविता अस्तित्व का प्रकाशन हुआ है 1978 ईस्वी। अब आप नोट कर लीजिए, आपका ए ही ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे रक्षाबंधन है, ये ध्रुव स्वामिनी अंधेर नगरी, और आप देख पा रहे हैं ये इसका प्रकाशन तो 1933 ईस्वी हो गया। प्रसाद का है अंधेर नगरी, भी आपको पता है इसका क्या है, तो 1881 है। नहुस इनके पिताजी का है, तो ये इसका कब है, तो इसका है 1859 ईस्वी में, है ना। तो सबसे पहले नहुस आएगा। यदि आपको याद भी नहीं हो तो भी आप यहीं से टिक करके प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए अब आएगा रक्षाबंधन, इसका तो 34 है। कब है रक्षाबंधन का, कब है, तो 1934 ईस्वी है। और सिंदूर की होली भी इसी के साथ है ना। ऐसे आकर के आप याद करें। सबसे पहले नहुस है क्योंकि इनके पिताजी हैं, भारतेंदु की अंधेर नगरी है तो इनके पिताजी थे, तो पहले इनका आएगा, है ना। ये बी ऑप्शन आपका सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। ये 48 नंबर का, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम बताना है। अब आपको एकांकी से भी एक प्रश्न मिल रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, है ना। चलिए बताइए फटाफट देखिएगा। एक घूट, तो सबसे पहले तो एक घूट जयशंकर प्रसाद का आ जाएगा। यहीं से आप प्रश्न को एग्जाम में बैठे तो क्लिक करके आगे बढ़िए। इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ है। अब आ गया आपका भुवनेश्वर का कारवां। कारवां किसका है, भुवनेश्वर का है, 1935 ईस्वी में। ये दो ऑप्शन आप करेंगे तब तक ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि लिखित उपन्यासों का सही क्रम बताना है। अब आपको देखेंगे जिंदगी नामा किसका है, तो जिंदगी नामा है कृष्णा सोबती का। किसका है, आमा चित्रा मुदगल का। कुइया, ये नया हो सकता है, आप सुन रहे हो, कुइया कुइया जान, ये किसका है, तो यह है नासिरा शर्मा का, और इसका प्रकाशन हुआ है 2005 में। आवा, आवा कब है, तो सन 2000 में है ना। अब आपका आ जाएगा जिंदगी नामा कृष्णा सोबती बाय कृष्णा सोबती, 1979 में है। बेघर, अब आपको बताना है बेघर कब है, तो ममता कालिया का है, 1971 में। अब आप सभी लोग बता दो फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये डी ही सही होगा। ठीक है, ये रहा आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये रहा 49 नंबर का। आप चलेंगे 50 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। ये रहा 50 नंबर का प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। आइए सबसे पहले देखते हैं रामगढ़ की रानी। किसको देखेंगे, रामगढ़ की रानी का जो प्रकाशन हुआ है 1961 में हुआ। विराटा की पद्मिनी,
ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये जब प्रकाश प्रसाद जी लिख रहे थे गोदान, तो ये लिख रहे थे विराटा की पद्मिनी, यहाँ पे 36 में। कचनार, कचनार का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो ये है 1948, जब देश विभाजन हो गया था उसके बाद। अब देखेंगे मृगनयनी, मृगनयनी का कब है? तो 1950 है। सबसे छोटा कौन सा है? ये विराटा की पद्मिनी सबसे पहले आएगा। देखो कहाँ है, ये बी ऑप्शन में है, विराटा की पद्मिनी। अरे कचनार, कचनार को आपने देख ही लिया कब है, कचनार 1948 में है। फिर मृगनयनी आ गया, और मृगनयनी आ गया, इसके बाद ये आ गया, तो आपका 50 में बी ऑप्शन सही हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 51 नंबर का है। यहाँ पे पत्र पत्रिका का सही अनुक्रम बताना है, कौन सी पत्रिका कैसी आई है। आइए जागरण देखते हैं। सबसे पहले जागरण का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो 1932 ईस्वी में हुआ है। और इसके बाद आएगा प्रतीक, 1947 में आया है। ये है नई कविता, नई कविता का कब है? तो नई कविता है 1954 ईस्वी में। कब है? तो 54 ईस्वी में। इसके बाद आ जाएगा कल्पना, कल्पना का है तो 1949 ईस्वी में। तो यहाँ पे आप देखिए 32, इसके बाद 37, तो कल्पना पहले आएगा, है ना। गड़बड़ हो रहा है। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, इसका जो प्रकाशन है वो एग्जैक्ट सही नहीं बैठा है ना। पहले जागरण आएगा, फिर प्रतीक आएगा, फिर कल्पना आएगा। तो ये जागरण नहीं बैठ रहा है, तो स्टार मार्क आप दीजिए। आगे से आप इनकी डेट को याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। 52 नंबर का है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना। हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं प्रश्न को, और आप भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले कौन सी कहानी आएगी? तो सबसे पहले आएगी रानी। रानी कहाँ है भाई? यहाँ पे है। चलो रानी को देखते हो। तो ये नरम नमक का दरोगा और रानी दोनों एक ही सत्र में थी। तो कब थी? 1910 में। अब बताना है आपको, बताना है नमक का दारोगा। ये है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1913 है। मैंने गलती से कह दिया था ना, आप याद रखेंगे। तो रानी सारंगा और नमक का दारोगा, ठीक है, यह 13 में है। हो सकता है दोबारा प्रकाशित हुई है, लेकिन ये नमक का दारोगा 13 में। शतरंज का खिलाड़ी कब है? 25 में है, 25 में। इसके बाद आप देखेंगे सदगति, या 30 में। सबसे लास्ट में सदगति आएगा, इतना आप याद रखिएगा, है ना। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। तो यहाँ पे सदगति सबसे लास्ट में आएगा। चलिए देखेंगे, एक मिनट आप प्रश्न को देखिएगा। ये रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो सी ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? तो सी ऑप्शन बैठ रहा है, रानी सारंगा। इसके बाद नमक का दारोगा, इसके बाद देखेंगे शतरंज के खिलाड़ी, इसके बाद सदगति 30 में। लास्ट में हमने बताया था सदगति आएगा, सी ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आप यहाँ ध्यान दीजिए। निर्मल वर्मा की रचना पूछी जा रही है। 53 नंबर के प्रश्न में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रश्न थोड़ा लंबे लंबे है ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, पूरा स्क्रीन पे आ नहीं पा रहा है। सबसे पहले देखेंगे तिब्बत यात्रा। तिब्बत यात्रा को देखिएगा, यहाँ पे तिब्बत यात्रा है तो 1937 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके बाद देखेंगे आप तिब्बत यात्रा के बाद कलकत्ता में की पेकिंग, तो 1900 कब है? तो 1955 में है। चीरों पर चादरी, निर्मल वर्मा 64 में है, 1964 में। इसके बाद आ जाएगा आपका यात्रा चक्र। यात्रा चक्र का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1995 ईस्वी में हुआ है। ये आपका डी ऑप्शन सही बैठ रहा। सबसे पहले तिब्बत यात्रा आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, आपका ये रहा आपका प्रश्न। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताना है, कौन सी कहानी कब आई है। चलिए फटाफट देखने का कार्य करते हैं। पहले देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे डिप्टी कलेक्ट्री, ऊपर से ही देखिएगा। यह है 1956 ईस्वी में। वापसी प्रियंवदा की है 1960 में। रिटायर होकर गदाधर बाबू घर आते हैं, अपने ही घर में पराये हो जाते हैं ना। अब देखेंगे फेंस के इधर उधर ज्ञान रंजन की है 1968 में। अब कौन सी छूट रही? गदल। गदल कब है ये बताओ? गदल है रांगे राघव जी की, यह है 1955 में। कब है? 55 में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे आप 55 ही आएगी, तब 56 आएगा। ये देखो बी ऑप्शन आपका सही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले देखेंगे क्या आएगा 55 में। तो देखेंगे सबसे पहले
प्रबंध प्रतिमा, चलिए प्रबंध प्रतिमा को देखते हैं। 1940 में है। चाबुक कब है? तो चाबुक है आपका 49 में। कब है? 49 में। इसके बाद देखेंगे चयन, चयन कब है? तो ये आ जाएगा चयन, चयन है 1957 में। इसके बाद आएगा प्रबंध प्रतिमा 40 में। चलो बताओ भाई, सबसे पहले आएगा प्रबंध पद्य 34 में। ये आपका देख रहे हैं सी 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 ऑप्शन आपका सही हो गया, मिला लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आएगा जो है कि स्थापना और तर्क वाला प्रश्न आएगा। यही परीक्षा में चयन से बाहर भी कर देता है, थोड़ा सा समझते हुए इस प्रश्न को करिए। एप्स बोध, एबडर्स बोध व्यक्ति की भीतरी यथार्थ की उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? यह महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। दूसरा है यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। देख रहे हैं आप कैसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है? ये तो गलत है। बाकी ये क्या है? यह क्या करता है? यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण नहीं है? अब आप बताएंगे कौन सा सही होगा। तो ए गलत है और आर सही है। 56 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा। चलिए 57 नंबर का प्रश्न है, मार्क्सवाद सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम और सौंदर्य, श्रम और सौंदर्य। नेक्स्ट देखेंगे, मार्क्सवादी के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय न होकर अध्यसर्जना शक्ति है, वही हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक है। ये बताना है 57 नंबर के प्रश्न में। आप याद रखिएगा यहाँ पे आपको क्या बताना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें सही हैं, क्योंकि मार्क्सवाद सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति कर्म से ही सुंदर दिखता है, कितना भी कुरूप हो, यदि आप ढंग की जगह पहुँच गए तो आप क्या होंगे? वो सर्वोपरि हो जाएंगे। वैसे ही मार्क्सवाद के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय न होकर आद्य सर्जना शक्ति है, मतलब नई क्रिएटिविटी है, वही हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य पूरक है। जितना ही आप श्रमिक होंगे, मेहनती होंगे, उतनी ही आप निखरते जाएंगे। रूप उतना मान नहीं रखता है ना। दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, आप इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। अब रहा अगला प्रश्न 58 नंबर का। अब आपको देखना है 58 नंबर के प्रश्न में, इन्हें भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी काव्यशास्त्र का सर्वोच्च प्रदेश या सर्वांग निरूपक है। सर्वांग निरूपक आप भक्ति काल के बाद जब रीति काल में आए होंगे तो आप आचार्यों में पढ़े होंगे कौन सर्वांग निरूपक है कौन नहीं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ध्यान दीजिए, तो आपने स्थापना पढ़ा। हिंदी काव्यशास्त्र का सर्वोच्च पदे है सर्वांग निरूपक। तर्क है सर्वांग निरूपक। आचार्यों ने रस अलंकार निपिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु प्रयोजन गुण दोष आदि की भी चर्चा की है, जो अत्यंत उपयोगी है। 58 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो समझिए आप, पहले ध्यान दीजिए, प्रश्न को ढंग से पढ़िए। स्थापना है अधिकतर संस्कृति आचार्य औचित्य के पोषक रहे, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं सिद्ध है भाई? 59 नंबर के प्रश्न में समझने का प्रयास करिए। तो सिद्ध नहीं है क्योंकि औचित्य किसका है? क्षेमेंद्र का है। तो आप ध्यान दीजिए, तर्क है औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंद वर्धन महिभट्ट आदि तक बहुशः किया है। सभी काव्यांगों में इसकी स्वरूप स्वीकृति है। आचार्य क्षेमेंद्र ने समग्र इस मत को सुव्यवस्थित किया है। ठीक है, क्षेमेंद्र का ही है, क्या है? औचित्य है। किंतु एकल मत होने के कारण इसे संप्रदाय कहना समीचीन नहीं लगता। कहीं कहीं खंडन मंडन हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे रस आचार्य से भरत मुनि से लेते लेते 4-5 जो है कि स्थापनाएं कर दी गई। तो 59 नंबर के प्रश्न को आप बताएंगे क्या सही होगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सही हैं, ए और आर दोनों सही है। चलिए ये रहा 60 नंबर का प्रश्न। आपको बता दें, प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्ट होता है और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है। अतः आदर्शवाद और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध हैं। प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते थे और अरस्तु मात्र विरेचन पे। पूछा जाता है एक छोटा सा प्रश्न, विरेचन सिद्धांत किसका है? आप ध्यान दीजिए, प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते थे और अरस्तु मात्र विरेचन तक उसकी उपयोगिता मानते थे, अतः दोनों सिद्धांत अधूरे लगते हैं। 60 नंबर के प्रश्न में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यह दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे।
आगे चलेंगे और ये रहा आपका 61 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे 60 के बाद 61 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, ध्यान दीजिए। उत्तर संरचनावाद मुख्यतः पाठ केंद्रित है और पाठ अर्थापन साध्य होता है। पाठ को इतना महत्व देना और लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना सरस्यू के अतिवादी चिंतन है। अतः यहाँ पुनर्विचारणीय है। 61 नंबर में आपने देखा होगा लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की, तो दस्यूर ने, ये सस्यूर ने। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जब आपने साहित्य शास्त्र पढ़ा होगा, काव्य शास्त्र से काफी प्रश्न बनते हैं कूट वाले, आप याद रखेंगे। 62 नंबर का प्रश्न है, स्थापना। काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है। सही बात है, लोकोत्तर तो होगी ही, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तुलसीदास को, और स्वांतः सुखाय के लिए उन्हें रामचरितमानस की रचना की, लेकिन वो हर घर में सबको सुख प्रदान करने लगी। तो काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है, लोक से लोकहित में होती है ना। चलिए बताइए, अब आपको बताना है। यहाँ पे अब तर्क दे रहा है, कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो दोनों बातें क्या है भाई, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे देखेंगे, आप आंसर दीजिएगा, क्या सही है क्या गलत है। एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे इसका काव्य लोकोत्तर होता है और ये तर्क लोक से परे होता है, लोक से परे नहीं होता है, लोगों के लिए ही होता है। ये यहाँ पे गड़बड़ था, है ना। चलिए 62 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो आपका ए सही और आर गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न, इन प्रश्नों को थोड़ा सा ठहर के पढ़ना होता है। चलिए देखिए, मेरे प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। आप इन चीज़ को समझिए, जैसे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आपका एक कोई दोस्त है, आप चाहे, अब आप वो आपका दोस्त है, क्या आप चाहेंगे कभी कि आपका भी जो आपकी और फ्रेंड है उनका भी वो दोस्त हो? तो ऐसा संभव नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे श्रद्धा और भक्ति निबंध पढ़िएगा शुक्ल जी की कविता क्या है, इसी में एक पार्ट आता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब आपको बताना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट तर्क कह रहा है, प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूति जन्य तादम्य आधार के रूप में कार्य करता है। तो 63 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर का, कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। बिल्कुल सही है। कविता का संबंध हृदय से न होकर मन से है और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। क्या यह बात सही है? आपको किस कोण से सही लग रही है आप बताइएगा। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, डी ऑप्शन सही होगा, ए सही और आर गलत है ना। चलिए ये गलत है। चलिए आप देखेंगे, आप 65 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। 65 नंबर का प्रश्न है, भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों में परस्पर बिंदु अवश्य भिन्न है, पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक ही है। भाव और ज्ञान, अब आप समझ रहे हैं दोनों का लक्ष्य क्या है, एक ही है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है। अब तर्क देखिए, भाव का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, अतः दोनों परस्पर विरोधी हैं। बिल्कुल गलत है, विरोधी नहीं है, पूरक हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा 65 नंबर के प्रश्न में ये सी ऑप्शन सही होगा, ए सही और आर गलत है। ये गलत और ये सही है। चलिए ये रहा आपके समझ। अब इजी प्रश्न है, थोड़ा सा देखिएगा। अब रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है, कवि और उनकी कृतियों को सुमेलित करना है। 66 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे, सत्यनारायण कविरत्न की रचना कौन सी है? तो इनकी है भ्रमर दूत है। 3 नंबर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अब आपको बताना है 66 नंबर में रत्नाकर की है गंगावतरण। क्या है? गंगावतरण। रामचरित उपाध्याय की कौन सी रचना है? तो रामचरित उपाध्याय की रचना है देवदूत। 4 नंबर। इसके बाद वियोगी हरि का होगा वीर सतसई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डी का दूसरा। तो यहाँ पे देखें 3 1 4 2, 3 1 4 2, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, 3 1 4 2।
आइए, ये रहा आपका 66 नंबर का प्रश्न। अब ये 67 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पूरा प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे, तभी प्रश्न थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। देखिए, अंधेर नगरी किसका है? तो यहाँ पे नाटक और उनके पात्र को मिलाना है। तो अंधेर नगरी का पात्र कौन सा है? तो नारायण दास है, मतलब ए का चौथा, ए में चौथा यही है। प्रश्न आपका यही सही हो गया। बाकी आप मिला लीजिएगा, है ना। चलिए, अब आप देखेंगे, मिलाई देते हैं हम। तो एक में 4 हो गया, और बी का हो जाएगा तीसरा रामचंद्र। आप देखेंगे सी में हो जाएगा दूसरा सुरेखा, और कौमुदी महोत्सव में हो जाएगा आपका चाणक्य, है ना। चलिए, ये रहा 67 नंबर का प्रश्न। अब 68 नंबर का प्रश्न देखिएगा, फटाफट मिलान करेंगे। ये प्रश्न बहुत इजी होते हैं, ध्यान दीजिए। अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास 68 नंबर के प्रश्न को आप बताएंगे। अवध विलास, अवध विलास किसका है? इसके बाद आप मिलाएंगे। भरत मिलाप किसका है? इसके बाद आप देखेंगे कि अग्रदास की कौन सी रचना है? तो अग्रदास की रचना है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान मंजरी, तो 1 नंबर। भरत मिलाप, भरत मिलाप किसका है? तो ये देखिए, भरत मिलाप है ईश्वरदास का, 2 नंबर। अब आप देखेंगे रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का है। अब आपको बताना है अवध विलास, है ना। चलिए, अवध विलास किसका है? तो अवध विलास आपका मिलान करना है लाला लाल दास का है। ये रहा 3 नंबर। तो 2 1 4 3, ये देखो आपका ए ऑप्शन सही हुआ। 68 नंबर के बाद आप चलेंगे 69 नंबर में, मिलान ही करना है। मिलाइए फटाफट। नंददास, ये बताएंगे आप सभी। 59 नंबर में नंददास की कौन सी रचना है? नंददास की रूप मंजरी, 4 नंबर। श्री भट्ट का क्या है? तो श्री भट्ट का मिलाइए, श्री भट्ट का युगल शतक, 1 नंबर। रस खान का क्या है? तो प्रेम वाटिका, क्या है? ये रही आपकी प्रेम वाटिका, 3 नंबर। हरिव्यास जी का क्या है? तो राम रागमाला, रागमाला है, मतलब 2 नंबर। तो 4 1 3 2, यहाँ पे देखो 4 1 3 2, ये ऑप्शन आपका सही हुआ। 69 नंबर का प्रश्न हुआ। ये रहा 70 नंबर का प्रश्न। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न होते हैं, बट यहाँ पे 70 नंबर को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह सूत्र है। अब बताना है शब्दार्थ सहितम तावत काव्यम किसका है? तो ये दंडी जी का है। किसका है? ये दंडी का है। अब आपको काव्यम ग्राहम अलंकारम, काव्यम ग्राहम अलंकारम किसका है? तो यह वामन का है, वामन का। इसके बाद देखेंगे मुख्यार्थ हित दोषो, मुख्यार्थ हित दोषो, यह मम्मट का है। ठीक है, तो यहाँ पे सी में दूसरा, और इसके बाद आप देखेंगे यह दंडी का है, और यह वामन का है ना। ठीक है, चलिए, वामन रीति के हैं आचार्य, और ये भामा अलंकारवादी हैं। अब आप दंडी अलंकारवादी हैं, भामा भी अलंकारवादी है ना। चलिए बताइए। अब यहाँ पे आपको बताना है 70 नंबर में, 70 में सी का दूसरा। यहाँ पे आइए मिला लेते हैं, सी का दूसरा, जिसमें सी का दूसरा होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। ये पे देख पा रहे हैं, सी में दूसरा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। करोति कीर्ति प्रीति च साधुम काव्य निबंधनम, डी ऑप्शन में कौन सा होगा? तो यह भामा का होगा। ऊपर आपने मिला लिया होगा, है ना, मिला लीजिएगा। चलिए, अब है यहाँ पे मिलान करना है। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। कथन किसका है? कथन मिलान करना है। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में दार्शनिक हो। यह कॉलरीज का कथन है, 2 नंबर। कविता व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, यह किसका है? तो यह पलायन वाला है इलियट का। ये रहा इलियट। काव्य भाषा तथात्मक नहीं रागात्मक है, यह किसका कथन है? तो यह रिचर्ड का कथन है। यह है 4 नंबर, रिचर्ड। अब महान व्यक्तित्व ही महान विचारकों से संपन्न होता है, महान व्यक्तित्व ही महान विचारकों से संपन्न होता है, लोजाइनस का कथन है। ये रहे लोजाइनस साहब, 3 नंबर। तो 2 1 4 3 यहाँ पे सही होगा। 2 1 4 3, ये देख रहे हैं आप, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न 72 नंबर का है। 72 नंबर का ये अलंकार से संबंधित है, तुरंत कर जाएंगे, ध्यान दीजिए। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परति गाठ दुर्जन ही नई दई नहीं यह रीति। तो ये बताएंगे यह पंक्ति किसकी है? सबसे पहले तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है बिहारी जी की। इसमें असंगति अलंकार है। ये रहा 3 नंबर। अब चंचल अंचल सा नहीं नंबर, तो सा सी सू जहाँ भी आता है आप सभी को पता है। इसके बाद जो है कि इसमें योजक चिन्ह भी आता है, तो यह रूपक का हो जाता है, 1 नंबर। ठीक है,
आगे चलेंगे। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बीच बन गई गुलाबी, यह किसका है? तो ये उत्प्रेक्षा का है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ज्यों आया है, तो यह किसका हो गया? यह उत्प्रेक्षा अलंकार का हो गया। 2 नंबर। अंबर पनघट में डूब रही तारा घस उषा नागरी। अब ये डी वाला आपको बताना है, यही पे मैंने गलती किया था। अंचल और अंबर वाला ये इसका नहीं होगा, ये होगा डी का पहला होगा, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको चेक कीजिएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे चंचल अंचल सा नीलांबर उपमा अलंकार का है। सा सी सी उपमा में आएगा, इसे उपमा से मिला लेंगे तो ये 5 नंबर हो जाएगा। तो 3 5 2 1 आपका ऑप्शन सही होगा। 3 5 2 1 आपका बी ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा 73 नंबर का प्रश्न। छोटा कर देते हैं, पूरा प्रश्न भी आ जाएगा और आप जल्दी से समझ भी लेंगे। ध्यान दीजिए, ये है कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, पिस गया वह भीतर और दो बाहरी कठिन पाटों के बीच, तो मुक्ति बोध का है 1 नंबर। अब आपको बताना है, वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ। 73 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है कि कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, रघुवीर सहाय का है 4 नंबर। पिस गया मैं मुक्तिबोध का। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम अपने सपने जोड़ रहे हो, ये नागार्जुन जी की है 3 नंबर। यहाँ पे लिख लेंगे, मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ। यह किसका कथन हो सकता है? मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ, निराला जी की है। किसकी है? निराला जी की। ये रहे 5 नंबर। तो 4 1 3 5 मिलाइए, 4 1 3 5, ये रहा, आप देख पा रहे हैं 4 1 3 5, ए ऑप्शन आपका सही हुआ। ये है आपका 74 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों को उनके जनपदी भाषा के साथ मिलान करना है ना। चलिए बताइएगा 74 नंबर के प्रश्न का आप सभी। तो हम मिलाएंगे, जगदीश गुप्त कहाँ के हैं? तो ये ब्रज के हैं। कहाँ के हैं? ब्रज के हैं। वंशीधर लाल कहाँ के हैं? तो वंशीधर लाल हैं अवधि के, ये इनका अवधि हो गया, अवधि, ठीक है। और ईसुई झांसी की है, तो इनकी बुंदेली हो गई। तो यहाँ पे आप रखेंगे बुंदेली, बुंदेली है ना, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बुंदेली की। अब आपको बताना है, यहाँ पे तीनों मिल गया। अब चलिए देखिए अगला, यहाँ पे सूर्यमल मिश्र का क्या है? तुम सूर्यमल मिश्र को बता दीजिए सभी लोग। ये बूंदी राजस्थान के थे। कहाँ के थे? बूंदी राजस्थान के थे। जब आप नोट भी कर लीजिए, राजस्थान नोट कर लीजिएगा, है ना। तो अब आपको बता देना है इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही हुआ। ये डी ऑप्शन आपका सही हुआ, मिला लीजिएगा। चलिए ये रहा आज का अंतिम प्रश्न आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इन रचनाकारों को उनके सर्वाधिक संबंध जनसंचार के सुमिलित करना है। उदय शंकर भट्ट ये थे फिल्म के, फिर निर्देशक थे। इलाचंद जोशी क्या थे? तो ये रेडियो के थे। यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर। मनोहर श्याम जोशी ने दूरदर्शन में काम किया है। 1 मिनट। उदय शंकर भट्ट जी का फिल्म है, इलाचंद जोशी का रेडियो है, इलाचंद जोशी का। मनोहर श्याम जोशी दोबारा गया तो मैं कंफ्यूज हो गई, है ना। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे 4 नंबर है, और मनोहर श्याम जोशी का भी 1 नंबर है। यहाँ पे 4 नंबर 2 जगह दे दिया, 1 दिया है। आगे जी क्या थे? तो यह समाचार पत्रिका में कार्य कर रहे थे। 3 नंबर, 2 4 1 3 मिला दीजिएगा, 2 4 1 3, ये रहा आपका ऑप्शन 1 सही है। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। एक चीज़ जाते जाते कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट से हम समझ पाते हैं आप कितना समझ पाए हैं या नहीं। लिख नहीं पाते तो इमोजी ही भेजिए, ठीक है। हाय दोस्तों, धन्यवाद।